गुड मॉर्निंग। अभी अभी आ रही क्या आवाज? यस सर, अब आ रही है। पहले भी यस आ रही सर। थी। अब तो आ रही ना परफेक्टली? यस यस सर आगे। सर। चलो यस सर। सर। अब अपनी वॉइस को है ना म्यूट कर लो, क्लास चालू करते हैं। देखो थर्ड चैप्टर मैंने चालू कर दिया था, धातु और अधातु वाला। और इस चैप्टर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है, वो सारी बातें कर चुका मैं इससे पहले वाली क्लास के अंदर। और यहाँ तक कि टॉपिक भी चालू करवा दिया था मैंने, धातुओं के भौतिक गुण। और कम से कम 8 या 9 धातुओं के भौतिक गुण बताए थे तुम्हें। एक बार वापस लिख देता हूँ। और उनमें से हमने मेरे हिसाब से 3 या 4 पढ़ लिए थे। तो धातुओं के भौतिक गुण, साथ ही साथ अधातुओं के भौतिक गुण आज की क्लास में पूरे होने चाहिए, तब जाके हम सिलेबस को मैच कर पाएंगे, पकड़ पाएंगे। तो पहला पॉइंट कौन सा था? पहला पॉइंट था भौतिक अवस्था। पहला पॉइंट कौन सा था? भौतिक। आवाज बंद कर लो। नंबर 2 रंग। नंबर 3 कठोरता। नंबर 4 चमक। आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। नंबर 5 है तन्यता। नंबर 6 चमक। गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक। नंबर 7 घनत्व। नंबर 8 विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक। आवाज बंद करो। आवाज क्यों खोल रखी है आपने? म्यूट करो सब अपनी आवाज को। पता नहीं क्या मिलता है आपको। विद्युत एवं ऊष्मा का चालन। नंबर 9 घनत्व। घनत्व आ गया ना? देखो भौतिक अवस्था आ गया, रंग आ गई, कठोरता आ गई, आघात वर्धनीयता आ गई, तन्यता आ गई, गलनांक क्वथनांक आ गया, घनत्व आ गया, विद्युत एवं ऊष्मा का चालन। अब क्या बचा? एक तो इसके अंदर ध्वनिकता। चमक। एक तो ध्वनिकता और एक चमक। ये लो, कुल मिलाकर आपको ये 10 पॉइंट क्लियर करने हैं। एक बार मैं स्टार्टिंग से ले लेता हूं वापस। कल हमने शायद 2 या 3 पढ़ लिए थे, फटाफट लेता हूं। देखो पहला पॉइंट कौन सा है? पहला पॉइंट है फिजिकल स्टेट, यानी कि भौतिक अवस्था। पहला पॉइंट कौन सा है? भौतिक अवस्था। और भौतिक अवस्था से मतलब है, आप सबको पता है, मैंने जानकारी भी दी थी, धातुओं की भौतिक अवस्था कौन सी होती है? धातुओं की भौतिक अवस्था होती है ठोस। धातुएं कभी भी गैस अवस्था में नहीं पाई जाती। धातुएं कभी भी गैस अवस्था में नहीं पाई जाती। धातुएं हमेशा भौतिक अवस्था में होती है। साथ ही साथ एकमात्र एक ऐसी धातु है जो कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। वो अपवाद है, एक्सेप्शन है, जिसका नाम है मरकरी। तो धातुओं की भौतिक अवस्था कैसी होती है? ठोस। कैसे होती है? ठोस। होती है। सेकंड पॉइंट आप डालोगे, धातुएं कभी भी गैस नहीं होती है। धातुएं कभी भी गैस नहीं होती है। यहां से एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। क्या कोई धातु अपवाद है क्या? बिल्कुल अपवाद है। देखो अपवाद कैसे? अपवाद का मतलब है वो हटकर है, यूनिक चीज है। यूनिक का मतलब है धातुएं होती है कठोर, धातुएं होती है कठोर, लेकिन ये धातु होते हुए भी कठोर नहीं है। धातु होते हुए भी कठोर नहीं है। इसका मतलब इट्स एक्सेप्शन। ये एक अपवाद है। और अपवाद वाली धातु कौन सी है? मरकरी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पारा। जिसका सिंबल क्या है? Hg। जिसका सिंबल क्या है? Hg। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। धातुओं की भौतिक अवस्था होती है ठोस। धातुएं कभी भी गैस नहीं होती। एकमात्र ऐसी धातु जो कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। क्या नाम है उसका? मरकरी। ये कौन सी स्टेट में है? द्रव। कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर
टू। पॉइंट नंबर 2 कौन सा है? रंग वाला। पॉइंट नंबर 2 इधर ही बता देता हूं, रंग वाला। तो दूसरा रंग, बताओ धातुओं का कलर कैसा होता है? सामान्यतः रंग कैसा माना जाएगा? दूसरे ग्रे। हाँ, दूसर, दूसर रंग। दूसर रंग या दूसर रंग को क्या बोला जाता है? ग्रे कलर। ग्रे कौन सा कलर। कलर? ग्रे कलर। एक्सेप्शन के तौर पे आप बोल सकते हो, एक्सेप्शन के तौर पे कुछ ऐसी धातुएं होती है जिनका विशेष कलर का रंग होता है, जैसे सोना। सोने का कलर कैसा है? पीला। चांदी का कलर कैसा है? व्हाइट। सफेद। ठीक है। और जैसे मैं बात करूं कॉपर का कलर? लाल। 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 ये लो, ये हो गया दूसरा पॉइंट। अपवाद साथ के साथ आ रहे, ध्यान रखना। इसमें मेन चीज है अपवाद। मेन क्वेश्चन बनते हैं अपवाद से। जहां जहां पर मैं एक्सेप्शन लिखूंगा ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां पर आप ज्यादा अच्छे से ध्यान दोगे। ये लो, 2 पॉइंट हो गए ना। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3। और थर्ड कौन सा है? चमक ले लो। चलो छोड़ो, हम 1 बाय 1 चलते हैं। तीसरा पॉइंट ले लो, कठोरता। ये आवाज अभी भी ऑफ नहीं है आपकी, किसने चालू कर रखा है बताना एक बार। देखो पॉइंट नंबर 3, कठोरता, हार्डनेस। अब बताओ कठोरता के अंदर क्या डालोगे आप? कठोरता का मतलब ये होता है, मतलब धातु कैसे होती है? कठोर होती है कि मुलायम होती है? कठोर। कठोर। सामान्यतः धातुएं कैसे होती है? ठोस रह गई ना। ठोस होने का मतलब है, देखो यस। धातु होती है ठोस, और जो चीज ठोस होती है वो कैसी होती है? कठोर होती है। तो सामान्यतः धातुएं ठोस होती है। बिल्कुल, सामान्यतः धातुएं ठोस नहीं, कठोर। कैसी होती है? कठोर। कठोर। काफी टफ है। अब ये चीज तो कोई बता देगा, ये तो 8वीं क्लास का बच्चा बता देगा, 7वीं का बता देगा। मेन चीज यहाँ पर ये नहीं है, मेन चीज है यहाँ पर अपवाद। अपवाद का मतलब कुछ ऐसी धातु भी होती है जो बिल्कुल सॉफ्ट होती है, जो कठोर नहीं होती। कुछ ऐसी धातुएं भी है जो सॉफ्ट होती है, उनको आप हाथ से तोड़ोगे टूट जाएगी, उनको आप चाकू से काटोगे बिल्कुल स्मूथली, जैसे पनीर को काटा जाता है ना वैसे कट जाएगी। तो ऐसी कौन सी धातुएं होती है जो सॉफ्ट है? वो अपवाद में आएगी। अपवाद इसलिए, चांदी। सभी धातुएं कठोर है लेकिन वो धातु कठोर नहीं है तो अपवाद हो गई। और ऐसी धातु कौन सी है? पोटाशियम। वेरी गुड, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम, वो अपवाद है। आवाज बंद क्यों नहीं हो रही? तमन्ना, आपने आवाज म्यूट क्यों नहीं कर रखी? आवाज बंद करो तमन्ना। चलो देखो, अपवाद क्या है? अपवाद के तौर पर एक तो है सोडियम और एक है पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम, और दोनों की दोनों धातुएं कैसी होती है? मुलायम। दोनों की दोनों धातुएं कैसी है? मुलायम। जनरली आप मेटल देखोगे ना, सामान्यतः धातुएं कैसी होती है? कठोर। लेकिन दो धातु, एक सोडियम और एक पोटेशियम, कैसी है? मुलायम है, काफी स्मूथ है। बस ये लो, ये तीसरा पॉइंट आपका क्या हो चुका है? लॉक। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 कौन सा है? आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। देखो, आघात वर्धनीयता अंग्रेजी में बोला जाता है इसको मेलिबिलिटी। आघात वर्धनीयता मैंने कल भी बताया था, धातुओं को पीट पीट कर, धातुओं को पीट पीट कर उनको हैमर्ड करके, हाँ, पतली से पतली क्या निकाली जा सकती है? शीट निकालना, या पतली से पतली
परत निकालना, चद्दर निकालना। धातुओं को पीटकर, धातुओं को पीटकर पतली पतली, पतली पतली चद्दरें निकालना क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता। और सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? सबसे पतली परत या सबसे पतली चद्दर किसकी निकाली जा सकती है? सबसे पतली सोने सोना। सोने की। हाँ बिल्कुल। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखोगे यहाँ पर सोना सबसे ज्यादा। सोने के बाद में कौन है? चांदी। चांदी चांदी के बाद में एल्यूमिनियम। चांदी के बाद में एल्यूमिनियम। क्या कुछ ऐसे अपवाद यहाँ पर भी आएगा क्या? अपवाद का मतलब क्या कोई ऐसी भी धातु है क्या जिनको पीट पीट कर पतली पतली चद्दरें नहीं निकाल सकते? एक्सेप्शन के तौर पर, अपवाद के तौर पर अपवाद है, और वो अपवाद है शीशा। क्योंकि शीशे को हम पीट नहीं सकते। शीशे को जैसे ही, शीशा मेटल है, ध्यान रखना, जो शीशा होता है ना ग्लास, वो धातु है लेकिन उसमें आघात वर्धनीयता वाला गुण नहीं होता है। तो आप एग्जाम्पल डाल सकते हो, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, अपवाद लिख सकते हो। अपवाद कौन है यहाँ पर? शीशा। और शीशे का सिंबल क्या होता है? पीबी। शीशे का सिंबल पीबी। ये लो, ये पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर देखो, भौतिक अवस्था कंप्लीट, रंग कंप्लीट, कठोरता कंप्लीट, आघात वर्धनता कंप्लीट। अब 5 नंबर पर ले लो किसको? तन्यता। पॉइंट नंबर 5, ये अपवाद लिखा है ना, जहां पर अपवाद लिखा है इसके ऊपर स्पेशल ध्यान दोगे आप, जो जो अपवाद है ये लो, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, और पॉइंट नंबर 5 है तन्यता, ठीक है। अब तन्यता का क्या मतलब है? तन्यता और आघात वर्धनीयता अगर बात की जाए ना, तन्यता और आघात वर्धनीयता की, तो बहुत कम फर्क है। आघात वर्धनीयता का मतलब है धातुओं को पीट पीट कर पतली पतली शीट निकालना, और तन्यता का मतलब होता है धातुओं को पीट पीट कर लंबे लंबे तार निकालना। धातुओं को पीट कर पतली शीट निकालना तो आघात वर्धनीयता, धातुओं को पीट कर पतले पतले और लंबे लंबे तार निकालना कौन सा गुण है? तन्यता। तन्यता। हाँ तन्यता। और बताओ सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी है? कौन सी ऐसी धातु है? सोना। बिल्कुल राइट आंसर है। देखो सबसे ज्यादा आघात वर्धनता वाली धातु भी सोना है, और सबसे ज्यादा तन्यता वाली धातु भी कौन सी होती है? सोना। ऐसा माना जाता है, ऐसा कि अगर 1 ग्राम सोना है ना, 1 ग्राम सोने को पीट कर, 1 ग्राम सोने को पीट पीट कर हम 2 किलोमीटर लंबा तार निकाल सकते हैं। अब देख लो इतनी ज्यादा तन्य मेटल है कौन सी? सोना। यानी कि 1 ग्राम सोना अगर आपके पास है तो आप उसको पीट पीट कर उसको तार निकाल सकते हैं। और कितना लंबा तार? 2 किलोमीटर लंबा, 1 ग्राम सोने से, ठीक है। तन्यता किसे कहते हैं? धातुओं को पीटकर लंबे व पतले तार निकालना। धातुओं को पीटकर लंबे लंबे तार निकालना। धातुओं को पीटकर लंबे तार निकालना क्या कहलाता है? तन्यता, ठीक है। और सबसे ज्यादा तन्य एग्जाम्पल क्या है इसका? सोना। सोने के बाद चांदी। सोने के बाद चांदी, ठीक है। अपवाद के तौर पर आप यहाँ पर भी शीशा डाल सकते हो, शीशे से तार नहीं निकलते, तो यहाँ पर अपवाद के तौर पर किसका इस्तेमाल कर सकते हो? शीशा, ठीक है। ये लो कितने पॉइंट हो गए? 5। कितने पॉइंट हो गए? 5। अब देखो तन्यता खत्म, एक छोटा सा टॉपिक है 10वां, चमक। ये मैंने पहले बता दिया था कि धातुओं में चमकने का गुण पाया जाता है, धातुओं में चमकने का गुण पाया जाता है। और धातुओं में चमकने का सबसे ज्यादा गुण कहाँ पर होता है? किनारों के ऊपर। जैसे मान लो लोहे का एक पाइप है, कॉपर का एक पाइप है, एल्यूमिनियम का एक पाइप है। उस पाइप को अगर आप काटोगे ना बीच में से, तो उस पाइप की जो किनारे हैं वो सबसे ज्यादा चमकते हैं। तो ये आप कह सकते हो कि धातुओं में चमकने का गुण पाया जाता है, धातुओं में चमकने का गुण
पाया जाता है। क्या कोई ऐसी भी धातु है कि जो चमकती नहीं है? ऐसी भी धातु है जो चमकती नहीं है? इसमें ये जो चमकने का गुण है ना, इसमें आपको कोई अपवाद नहीं डालना है, क्योंकि चमक हर धातु के अंदर है। हर धातु में किसी ना किसी तरीके से क्या होती है? चमक होती है। इसलिए इस पॉइंट को आप इतना याद रखना, धातु में चमकने का गुण पाया जाता है। फिर ले लो पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 कौन सा है? गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक। पहले मुझे बताओ, हाँ बताओ, गलनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर किसी ठोस द्रव्यावस्था में बदला जाता है। ठोस ताप पर अरे अरे अरे, एक मिनट, ये है ना, हमें है ना खिचड़ी नहीं बनानी, एक साथ कोई भी एक जवाब दे सकता है। गलनांक का मतलब वह होता है ताप वह ताप जिस पर जिस किसी चीज को गलाया जाता है। आप शब्द को पकड़ा करो ऐसे, गलनांक का मतलब गलाना। तो बताओ गलेगी कौन सी चीज? द्रव तो गलने से रहा, ठोस। गैस भी गलने से, ठोस गलता है। गलता कौन है? ठोस। तो देखो गलनांक भी ठोस। तापमान है और क्वथनांक भी तापमान है, दोनों तापमान है। तो गलनांक किसे कहेंगे? वह तापमान जिस पर किसी ठोस को किसमें बदला जाता है? द्रव ठोस। में। और गलनांक किसे कहते हैं? वह तापमान जिस पर किसी द्रव को किसमें बदला जाता है? जलवाष्प में या भाप ठोस में। में। तो अब आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, धातुएं होती है कठोर, धातुएं होती है कठोर, कठोर, साथ ही साथ धातुएं होती है ठोस। तो इनके गलनांक और क्वथनांक कम होंगे कि ज्यादा होंगे? ज्यादा होंगे। गलनांक क्वथनांक कम होंगे कि ज्यादा होंगे? ज्यादा होंगे। ज्यादा होंगे। बिल्कुल राइट आंसर। धातुओं का गलनांक और क्वथनांक हमेशा ज्यादा होता है। ज्यादा से मतलब धातुओं को गलाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। और अगर धातु द्रव में चेंज हो जाती है और आपको उसको जलवाष्प में बदलना है तो उसका क्वथनांक भी बहुत ज्यादा होता है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, लोहे को गलाने में 3000 डिग्री सेल्सियस का तापमान लगता है। लोहे को गलाने में 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है, तब जाकर कोई लोहा गलता है। और अगर आप उस गले हुए लोहे को जलवाष्प में बदलना चाहते हो तब हमें और भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें आपको टेम्परेचर की वैल्यू नहीं डालनी, आपको सिर्फ इतना सा बताना है कि धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च। हाँ, गलनांक एवं क्वथनांक। और गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च। उच्च का मतलब होता है ज्यादा होते हैं, ज्यादा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है हमें। अच्छा ये बताओ, इसमें अपवाद डालना में, कुछ ऐसी भी धातुएं हैं, कुछ ऐसी भी मेटल्स है जिनका गलनांक और क्वथनांक बिल्कुल कम होता है। इतना कम होता है अगर उन धातुओं को हथेली पर रख दिया जाए तो वो पिघलने लग जाती है, कमरे के तापमान पर ही पिघलने लग जाती है। ऐसी कौन सी धातुएं हैं? पारा। पारा, पारा, पारा तो पहले से ही गला हुआ है। अब पारा तो द्रव अवस्था में है, पारा का गलनांक होगा ही नहीं। ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो ठोस अवस्था में रहती है लेकिन वो कमरे के तापमान पर पिघलने लग जाती है? हथेली पर रखोगे ना, गर्म करने की जरूरत नहीं है, कमरे का तापमान होता है 25 डिग्री सेल्सियस। बर्फ। बर्फ। तो ऐसी गैलियम। शाबाश, एक तो गैलियम, गैलियम। एक जर्मेनियम। एक तो गैलियम और एक कौन सी है? जर्मेनियम। Ga और Ge, Ga और Ge। गैलियम, गैलियम 31 नंबर पर आती है और जर्मेनियम 32 नंबर पर आती है। ये दोनों ऐसी धातु है जिनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? कम होता है, बिल्कुल हथेली पर पिघल जाती है। ये कमरे के तापमान पर दोनों पिघल सकती है। तो इनको याद रखोगे आप। Ga का मतलब है गैलियम, Ga का मतलब है गैलियम, और Ge का मतलब क्या हुआ? Ge का मतलब हो गया जर्मेनियम। Ge का मतलब हो गया जर्मेनियम। एक गैलियम है और दूसरी कौन सी है? जर्मेनियम। जर्मेनियम। ओके, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में आपको बताना है कि घनत्व क्या चीज है। घनत्व है, पहले तो आप ये समझोगे कि घनत्व क्या चीज होती है। बताओ घनत्व किसे कहते हैं? नहीं पता? देखो घनत्व मैंने बताया था तुम्हें 9th क्लास में, तो थोड़ा सा भी याद है। घनत्व का मतलब क्या होता है? घनत्व का मतलब होता है
इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान, इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान। देखो द्रव्यमान समझते हैं यहां से घनत्व वाला टॉपिक। ये पूरा ही साफ कर देता हूं मैं एक बार। अच्छा तुम्हारा ऑनलाइन टेस्ट हो गया क्या? यस यस सर। सर, पेपर सोल्व यस किया? सर। यस सर, यस सर। ऐसा कोई यस स्टूडेंट सर। पूरा पेपर आ रहा था? यस यस सर, सर। पेपर इजी आ था रहा कि था हार्ड था? यस सर। इजी था। इजी था ना? इजी था। चलो अजय को नहीं है। क्या? चलो देखो ध्यान देना कौन से पॉइंट में हम घनत्व, इसको समझना थोड़ा सा डीपली लेना इसको इसको ढंग से। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 और हेडिंग है घनत्व, अंग्रेजी में बोलते हैं डेंसिटी। देखो घनत्व किसे कहते हैं, यहां से आपकी दो चीज कंफर्म होने वाली है क्योंकि बार बार परेशान करेगा घनत्व फिजिक्स के अंदर। तो घनत्व अभी से समझ लो। दूसरी बात, धातुओं का, हमें सिर्फ धातु अधातु में तो इतना सा ही बताना है कि धातुओं का घनत्व ज्यादा होता है जबकि अधातुओं का घनत्व क्या होता है, कम होता है। ये चीज तो समझ में आता है, ये चीज तो आप रट भी सकते हो कि धातुओं का घनत्व होता है ज्यादा और अधातुओं का घनत्व होता है कम। लेकिन धातुओं का ज्यादा क्यों हुआ और अधातु का कम क्यों हुआ वो तो तभी समझ में आएगा जब हम घनत्व को समझेंगे। ठीक है, जब आप घनत्व को समझ लोगे तब आप अपने आप ही आंसर दे सकते हो कि सर धातुओं का घनत्व ज्यादा होता है, खुद ही दे दोगे, देख लेना। देखो घनत्व किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इकाई आयतन, इकाई आयतन में, ये आवाज क्यों हो रही है, इकाई आयतन में उपस्थित, इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। अब घनत्व की घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। इस फॉर्मूले को अगर अंग्रेजी में तोड़ोगे आप तो ये तो क्या होता है, डेंसिटी। तो डेंसिटी को तो किससे लिखोगे, डी से। द्रव्यमान को क्या बोला जाता है, मास। और आयतन को क्या बोला जाता है, वॉल्यूम। क्या बोला जाता है, वॉल्यूम। तो डी बराबर एम अपॉन वी, डी बराबर एम अपॉन वी किसका फॉर्मूला होता है, घनत्व का। हम नोटिस करना, देखो सुनना, घनत्व का असली मतलब ये होता है कि कम जगह में ज्यादा से ज्यादा वजन कवर करना, कम जगह में ज्यादा से ज्यादा वजन कवर करना। जैसे मान लो आपने देखा होगा आजकल तो क्या डिजिटल ये तुला आ गई, आप दुकान पर जाते हो ना जो भी सामान लेने, तो आजकल तो डिजिटल कांटा आ गया, उसके ऊपर सामान रखा जाता है तो वजन नीचे लिखा हुआ जाता है। पहले आते थे ना बांट, आते थे बांट, समझते हो ना बांट, 1 किलो का बांट, 2 किलो का बांट, 5 किलो का बांट। तो सोचो मतलब अगर मैं बात करूं 20 किलो का बांट, इतना सा हमारी एक मुट्ठी में आ सकता है 20 केजी का बांट। तो सोचो 20 किलो को, 20 किलो वजन को कितनी कम जगह में बंद कर दिया। 20 किलो वजन को एक 20 किलो का लड़का, एक बिल्कुल पतला सा लड़का है, लंबा ऐसा लंबा सा 20 केजी का इतना बड़ा लड़का, तो वो तो 20 किलो वजन कितनी दूर में फैल रहा है उस लड़के के अंदर। और सोचो 20 केजी बांट को हमने इतनी सी जगह में बंद कर दिया, वो बांट इतना सा ही होता है ऐसे। तो 20 केजी बांट को इतनी सी जगह में कवर कर दिया। तो कम जगह में, कम जगह का मतलब है कम आयतन में ज्यादा से ज्यादा द्रव्यमान, कम आयतन में ज्यादा से ज्यादा द्रव्यमान क्या होता है, घनत्व है।
उसी चीज का घनत्व ज्यादा होता है। घनत्व का मतलब होता है ठोस चीज, बहुत ज्यादा ठोस, उसका वजूद, यानी कि उसी चीज का घनत्व ज्यादा होता है जिसमें कम चीज में ज्यादा से ज्यादा द्रव्यमान आ जाए। कम चीज में ज्यादा से ज्यादा क्या आ जाए, ज्यादा से ज्यादा द्रव्यमान आ जाए। एक तो सोचो 20 kg का बांट और एक सोचो 20 किलो रुई, तो 20 किलो रुई में तो कमरा भर जाए पूरा। तो रुई का घनत्व बहुत कम है, रुई का घनत्व बहुत कम है। और सोचो 20 किलो वजन को कितनी सी जगह में कैद कर दिया, इसका मतलब उस बांट का घनत्व बहुत ज्यादा है। बांट का घनत्व कैसे, अब ध्यान देना, फिजिक्स के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे सवाल पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ना पड़ेगा। अब इस डी के नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं बटा का चिन्ह लगाकर 1 लिख सकता हूं ना सर क्या दिख रहा नहीं है, हाँ कैसे नहीं दिख रहा नहीं है। किसी को भी नहीं दिख रहा। नहीं सर दिख रहा है। दिख रहा है सर। मैंने पहले Clear बताया दिख था, रहा है। जिसको नहीं दिखता है ना तो मीटिंग से डिस्कनेक्ट हो जाया करो, आप वापस ऐड कर लिया करो। देखो अब इसको समझना थोड़ा सा, इस फॉर्म देखो d/1, d के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं बराबर m/v। अब फिजिक्स में न जाने आपको ऐसे कितने सूत्र पढ़ने पड़ेंगे। d बराबर m/v, 1 लगाना जरूरी नहीं है लेकिन समझने के लिए लगा रहा हूं 1। अब ध्यान रखना, जितना ज्यादा मास होगा, जितना ज्यादा m होगा, उतना ही ज्यादा d होगा। मतलब ये दोनों राशियां बराबर होगी, जितना ज्यादा d उतना ज्यादा m, जितना कम d उतना कम m। लेकिन ये दोनों राशियां एक दूसरे के उल्टी होंगी, क्योंकि ये बटे के ऊपर आ रही ना, d भी बटे के ऊपर आ रहा है और m भी बटे के ऊपर आ रहा है, तो d और m बराबर होंगे। जितना d होगा उतना ही m होगा, और जितना m होगा उतना ही क्या होगा, d होगा। लेकिन अब नोटिस करना, अगर मान लो v ज्यादा है, v क्या है, अधिक है, तो अगर ये ज्यादा है ना तो फिर ये राशि क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि ये दोनों बटे में आ रही है। ये दोनों किस में आ रही है, बटे में। और अगर मान लो v कम है, v क्या है, कम है, तो फिर d क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। d क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। अब समझना थोड़ा सा ध्यान से, मान लो मेरे पास एक तो प्लास्टिक का टुकड़ा है, ऐसे इतना लंबा चौड़ा प्लास्टिक का टुकड़ा है, और एक इतना ही लंबा चौड़ा ईंट का टुकड़ा है। ये किसका टुकड़ा है, प्लास्टिक का, और ये किसका टुकड़ा है, ईंट का। बताओ किसका घनत्व ज्यादा है, ईंट का। ईंट का। आपने तुरंत पता लगा लिया, ईंट का घनत्व ज्यादा है, जबकि दोनों का v बराबर है। v का मतलब आयतन, इन दोनों का v बराबर है, इसका भी v बराबर है, इसका भी v बराबर है, तो दोनों का आयतन समान है। लेकिन समान आयतन में ज्यादा द्रव्यमान किसका है, समान आयतन में ज्यादा m किसका है, ज्यादा m किसका है, ईंट का। मतलब ईंट का जो वजन है ना, ईंट के अंदर जो द्रव्यमान है वो बिल्कुल जस्ट पास में है, बिल्कुल टच हो रहा है, पास आके बिल्कुल इसको ठोस कर करके भरा गया है, तो ईंट का घनत्व क्या हो गया, ज्यादा। ईंट का घनत्व ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि उसका m ज्यादा है। मैंने कहा था जिसका m ज्यादा होगा उसका d भी क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। जिसका v कम होता है उसका d अधिक, जिसका v अधिक है उसका d क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आपको तो ये समझना है कि ऊपर वाली राशियां हमेशा बराबर होती है, और अगर ऊपर वाली और नीचे वाली राशियां एक दूसरे के क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। बताओ ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये तरीका बदलूं, Yes, sir. आ रहा ना समझ में, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं, देखो ध्यान देना, एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूं उसको समझाने के लिए। आपने देखा भी है, सुना भी है, एक लोहे की कील पानी में डूब जाती है, एक लोहे की कील पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे का जहाज पानी में नहीं डूबता। क्यों, क्योंकि ये वाला फंडा लगता है। देखो कैसे, ध्यान देना, ये जहाज है, मान लो ये जहाज, ये पानी, ठीक है, और ये पानी है, और ये लोहे की कील है, और लोहे की कील है, मैंने पानी में नहीं छोड़ा इसको भी। अभी ध्यान देना, सुनो, देखो अब ये जहाज है, ये जहाज पानी में नहीं डूबता, ये बिल्कुल तैरेगा पानी के ऊपर,
और ये क्या है, कील। ये कील को जैसे ही आप छोड़ोगे ये तुरंत पानी में डूब जाएगी। उसका कारण ये है, ये वाला सूत्र लगा के देखो आप, V का मतलब आयतन, V का मतलब आयतन। अब बताओ जहाज का आयतन बहुत ज्यादा है, जहाज नीचे से चौड़ा होता है ना, तो जहाज का V ज्यादा होता है। जहाज का आयतन देखो यहां से लेकर यहां तक, तो कितना ज्यादा आयतन है, कितना ज्यादा आयतन है जहाज का। V ज्यादा है ना, V क्या है इसका, अधिक। और मैंने अभी बताया था कि अगर V अधिक है, V अधिक है तो फिर D क्या हो जाता है, कम हो जाता है। D कम हो गया ना, D कम होने का मतलब है उसका M भी कम हो गया, क्योंकि D और M तो बराबर है ना। अगर D कम है तो M भी क्या हो गया, कम। M कम होने कम। का मतलब है उसका द्रव्यमान कम हो गया। क्यों, क्योंकि उसका द्रव्यमान बट गया। उसका द्रव्यमान कितनी दूरी में बट गया। अगर सारे द्रव्यमान को एक जगह पर ले आओगे तो फिर वो डूबेगा। एक तो मान लो हम, जैसे मान लो हम किसी लड़के को उठाए, ऐसे ऐसे उठाने में बहुत जोर आता है, उसको ऐसे करके उठा के लेके जाए गोद में, तब जोर नहीं आता, क्योंकि ऐसे उठाने का मतलब है कि सारा द्रव्यमान एक ही जगह पर है, हमें जोर आ रहा है उठाने में। और अगर उसको ऐसे उठा रहे हैं ना, तो फिर उसका द्रव्यमान बट गया, आधा इधर चला गया आधा इधर, तो हमें जोर नहीं आ रहा। तो ऐसे ही जहाज के साथ हो रहा है। जहाज के अंदर जितना भी द्रव्यमान था, जितना भी वजन था, इस आयतन के अनुसार क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो जहाज का V अधिक हो गया, जहाज का V अधिक होने से जहाज का D क्या हो गया, कम हो गया। D कम होने का मतलब है जहाज का द्रव्यमान भी कम हो गया। ये नहीं कि जहाज का वजन कम हो गया, कि जहाज 250 किलो का था तो ये कम हो गया। कम होने का मतलब है जहाज का वजन अलग अलग जगह बट गया, फैल गया, और फैलने से जहाज आराम से पानी के ऊपर तैरेगा, आराम से पानी के ऊपर। अब ये बात आप कील पर देखो, कील का V कितना सा है, इतना सा, बिल्कुल कम। इसके पास आयतन है ही नहीं, बिल्कुल कम जगह घेर रहा है, इतना सा इसका आयतन है, तो इसका V क्या हो गया, कम। V कम हो गया ना। V कम होने से D कम होगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा। D ज्यादा हो गया ना। ज्यादा। और D ज्यादा होने का मतलब है M क्या हो गया, ज्यादा हो गया। मतलब सारा द्रव्यमान एक ही जगह पर आ गया। V कम होने से सारा द्रव्यमान एक ही जगह पर आ गया, और कील जाकर पानी में क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। तो ध्यान रखना, पानी में वही चीज डूबती है जिसका घनत्व ज्यादा होता है, और पानी में वही चीज तैरती है जिसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। घनत्व कम होने का मतलब है उस चीज का आयतन क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, फैल जाती है वो चीज। एक तो जैसे हम पानी में ऐसे सीधे कूदते हैं, ऐसे कैसे, पानी में आप बिल्कुल ऐसे सीधे जाओगे ना तो डूब जाओगे। और पानी में अगर आप ऐसे लेट जाओगे पानी के ऊपर, आपने अपने आप को फैला लिया, अपने आयतन को फैला लिया, तो आप आराम से पानी के ऊपर तैरोगे। तो ये फिजिक्स लगती है यहाँ पे, ये फंडे बताए जाते हैं। मान लो कभी दलदल में फंस जाए हम, दलदल जानते हो ना, दलदल में जितना हिलोगे कहाँ पर जाओगे, नीचे। देखा होगा कभी। तो दलदल में बचने की सबसे अच्छी सलाह यही है कि कभी दलदल में फंस जाए तो लेट जाओ, ऐसे अपने शरीर को ऐसे लेटा दो। लेटने का मतलब है हमारे शरीर का आयतन क्या हो चुका है, अधिक हो चुका है। अधिक होने से द्रव्यमान और घनत्व क्या हो जाता है, कम। और जिसका द्रव्यमान और घनत्व कम होता है वो चीज पानी के ऊपर तैरती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। एक तो ये तरीका है, देखो ये आयतन वाला और डी वाला तरीका कब लगता है, जब कोई चीज पानी के ऊपर तैरती है, पानी के अंदर डूबती है। अब वो वाला तरीका लगाओ, यहाँ पर धातु है, धातु में कौन सा तरीका लगाना है कि कितनी जगह में कितना मास कवर हो रहा है, कितने आयतन में कितना वजन घुसा हुआ है, वो चीज लगानी है। ठीक है, मतलब बिल्कुल कम जगह में अगर ज्यादा से ज्यादा वजन आ रहा है, कम जगह में, कम का मतलब है अगर आपने आयतन कर दिया कम, आयतन क्या कर दिया कम, और मास कर दिया अधिक, तो उसका घनत्व भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया ना। कील का घनत्व ज्यादा है, अधिक। कील का घनत्व ज्यादा है क्योंकि कील में कम जगह में ज्यादा वजन है, कम जगह में क्या है, ज्यादा वजन है। तो बताओ धातुएं तो ठोस होती है, धातुएं तो कठोर होती है, तो धातुओं में तो सारा वजन एक ही जगह आएगा। तो धातुओं का घनत्व ज्यादा हुआ कि कम हुआ, ज्यादा। धातुओं का घनत्व कम की ज्यादा, ज्यादा हो गया ना। अरे बाट जो बना हुआ है, बाट लोहे का ही तो बना हुआ आता है, तो लोहा धातु है। यस सर। लोहा क्या होती है, धातु। धातु है ना। तो आप कह सकते हो कि सर धातुओं का घनत्व अधिक होता है, धातुओं का घनत्व
अधिक होता है। अधिक अधिक होता है। हाँ, जैसे मान लो, वापस देखो, ये लकड़ी का टुकड़ा और ये भी क्या, ये लकड़ी का टुकड़ा है और ये लोहे का टुकड़ा है, ठीक है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, इसकी भी लंबाई 5 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, इसकी भी चौड़ाई कितनी, 2 सेंटीमीटर। ये किसका टुकड़ा है, लकड़ी का। ये किसका टुकड़ा है, लोहे का। मतलब दोनों लोहे का का। आयतन तो समान है, दोनों का आयतन तो क्या है, समान आयतन है। समान। बताओ किसका घनत्व ज्यादा है। लोहे का। देखो, इस लकड़ी के टुकड़े की और लोहे के टुकड़े का जो आकार और जो आकृति है ना, बिल्कुल समान है। फिर भी आप इन दोनों को तोल के देखोगे ना, तो ज्यादा वजन किस में निकलेगा, लोहे में। लोहे में, क्योंकि लोहा है धातु। लोहा क्या है, धातु। और लकड़ी क्या होती है, अधातु। लकड़ी क्या होती है, अधातु। और लोहा क्या होता है, धातु। और धातुओं का घनत्व क्या होता है, हमेशा अधिक। अधिक। और अधातुओं का घनत्व क्या होता है, कम। कम। बताओ ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। बिल्कुल कंफर्म कर दोगे ना। लेकिन ध्यान रखना, Yes, यहाँ sir. पर भी अपवाद है। अपवाद ये है कि बताओ कौन सी ऐसी दो धातुएं हैं जिनका घनत्व बिल्कुल कम होता है। वो बिल्कुल पानी के ऊपर तैरती है और पानी के ऊपर वही तैरेगा, मैंने सिखा दिया अभी, पानी के ऊपर वही तैरेगा जिसका घनत्व क्या होता है, कम। जिसका आयतन ज्यादा होगा, जिसका आयतन ज्यादा होगा और जिसका घनत्व कम होगा, के ऊपर तैरेगा। तो दो ऐसी धातु हैं जिनका घनत्व कम होता है, अपवाद है वो। उनको आप पानी के ऊपर छोड़ोगे, बिल्कुल पानी के ऊपर तैरने लग जाएगी। बताओ ऐसी कौन सी धातु है, सोडियम और पोटाशियम। सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम, ध्यान देना, Na और K। सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जिनका घनत्व अधिक होता है, अधिक होता है, कम होता है। फिर आप तो चुपचाप बैठे हो, सो रहे हो आप तो। सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जिनका घनत्व क्या होता है, कम होता है, इसीलिए तो पानी के ऊपर तैर रही है। और सामान्यतः धातुओं का घनत्व कैसा होता है, ज्यादा। अधिक। अधिक होता है। ये लिखोगे आप, सामान्यतः धातुओं का घनत्व अधिक होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम का घनत्व क्या होता है, कम होता है। देखो ये चमक वाला पॉइंट भी खत्म। अब ये ध्वनिकता, ध्वनिकता वाला पॉइंट देखो आप एक बार। ध्वनिकता किसे कहते हैं, ध्वनिकता का मतलब होता है ध्वनि का निकलना, नाम से पता लग रहा है। ध्वनिकता का मतलब ध्वनि का निकलना। तो धातुओं को पीटने पर उनमें विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, धातुओं को पीटने पर उनमें विशेष प्रकार की ध्वनि का उत्सर्जन होता है। इस गुण को क्या बोलते हैं, ध्वनिकता बोलते हैं। हमारी स्कूल में जो घंटी लगी हुई है, जो बेल लगी हुई है, किसकी बनी हुई है, लोहे की। लोहे की। क्यों, लोहे की। क्योंकि धातुओं से जो आवाज निकलती है ना, वो काफी दूर तक जाती है, बिल्कुल क्लियर सुनाई देती है। वहां पर हमारे स्कूल में लकड़ी की घंटी भी तो लगा सकते हैं ना, तो लकड़ी की घंटी को पीटोगे ना तो ज्यादा दूर तक आवाज नहीं जाती, क्योंकि लकड़ी अधातु है। लकड़ी क्या है, अधातु। और अधातु में ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता। ध्वनिकता का मतलब होता है बहुत दूर तक ध्वनि का जाना, आवाज निकलना, ठीक है। एक तो आप लोहे को चोट मारो अलग ही आवाज आएगी, कॉपर को चोट मारो अलग ही आवाज। एक आप प्लास्टिक को चोट मारो, प्लास्टिक धातु है, आवाज ही नहीं आएगी। तो धातुओं में ध्वनिकता का गुण पाया जाता है, ध्वनि निकलने का गुण पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा ये, विद्युत और ऊष्मा का चालन। विद्युत और ऊष्मा का चालन, ठीक है। अब विद्युत और ऊष्मा का चालन ये हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। वैसे कुछ भी नहीं था, ये तो नॉर्मल मैटर था, ज्यादा टाइम लग गया हमें किसके अंदर, घनत्व के अंदर। अच्छा ठीक है, टाइम लगा सो लगा। आपको घनत्व पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पड़ यस गया। सर। पड़ गया सर। तो बस मेन चीज है, फॉर्मूले को याद रखना।